बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडीकेट 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के सिलसिले का आज लेक्चर नंबर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम एक और यूनिट का आगाज कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी तरतीब के लिहाज से पीएमसी ने अलग उसका सीक्वेंस रखा हुआ है, लेकिन हम अपने बुक के सीक्वेंस के लिहाज से इसको सेकंड यूनिट के तौर पर डिस्कस करने जा रहे हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इस चैप्टर से जो टॉपिक पीएमसी ने इंक्लूड किए हैं अपने सिलेबस के अंदर, तो ये कुछ थोड़ी सी उसकी डिटेल आपके सामने। और अगर देखा जाए तो तकरीबन कोई पूरा ही चैप्टर ये आपको कवर करना है, सिवाय इसमें न्यूक्लिक एसिड का जो पोर्शन था उसको इन्होंने मिनिमाइज किया है। न्यूक्लिक एसिड को यहाँ पर सब टॉपिक्स में डायरेक्टली गिवन नहीं है ये, लेकिन आगे चलकर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए इन्होंने उसके अंदर गिव एन अकाउंट ऑफ आरएनए। अब यहाँ पर देखो इन्होंने ये मेरे ख्याल में ये मिस्टेक की है, ब्लंडर किया है कि डीएनए का टॉपिक बीच में से एक्सक्लूड कर दिया है कि डीएनए नहीं पढ़ना भाई, आरएनए के ऊपर पूरा एक अकाउंट आपने प्रिपेयर करना है। तो आप मुझे बताएं कि बगैर डीएनए के आरएनए कैसे प्रिपेयर हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने डीएनए भी साथ कवर करना है, यानी कंप्लीट न्यूक्लिक एसिड हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह ये पूरा चैप्टर ही हम गो थ्रू करेंगे ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो इजीली सॉल्व हो सके। और वैसे भी एमडी कैट्स के अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा वेटेज होती है, तकरीबन कोई 7 से 8 क्वेश्चन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स से पूछे जाते हैं। पहले तो चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते थे एमडी कैट्स के अंदर, 80 और समटाइम 88 क्वेश्चंस भी होते थे, लेकिन अभी ये पिछले 2-3 सालों से 68 क्वेश्चंस होते हैं। तो चलें इस लिहाज से थोड़ी सी अगर हम वेटेज कम करें तो फिर भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से आप देखेंगे कि तकरीबन को 5 से 6 सवाल ज़रूर एमडी कैट में पूछे जाते हैं। तो इस हवाले से ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये यूनिट भी हमारा तकरीबन कोई 5 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगा अप्रॉक्सीमेटली। तो आज इस सिलसिले का पहला लेक्चर इस यूनिट से। तो इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उन टॉपिक्स की मैं आपको डिटेल बताता हूं, लेकिन पहले सुन लेते हैं अबीहा मरियम क्या कहना चाह रही हैं। जी बेटा, आप क्या फरमा रही हैं? मुझे पूछना था कि हम फेडरल की बुक पढ़ लें और पीटीबी पढ़ लें, ये काफी होगा कि और भी पढ़नी पड़ेंगी? मेनली तो काफ़ी होता है, लेकिन आप बाकी दूसरी बुक्स को भी एक रीड ज़रूर दिया करें और उसमें से कोई अगर डिफरेंट पॉइंट हो तो उसको ज़रूर नोट कर लिया करें। और मैं ख़ुद भी कोशिश करता हूँ कि मैं लेक्चर से पहले सारी बुक्स को रिव्यू करके, ताकि दूसरी बुक्स के अंदर भी जो कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए मैं उनको डिस्कस करूँ। ठीक है, कोशिश होती है। हमसे पढ़ा नहीं जाता फिर वो इतना ज़्यादा, आप बता दिया करें हमें। हाँ जी, मैं सारी पढ़ के मैं ही बता दिया करूँगा, तो आप लोग ज़्यादा फिक्र ना किया करें। ठीक है जी बेटा, तो आज का हमारा ये जो लेक्चर है उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, आज के इस लेक्चर में जिन चीज़ों को हमने कवर करना है टिल द एंड ऑफ दिस लेक्चर, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड बायो एलिमेंट्स एंड देयर टाइप्स, इनको डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको हाइड्रोलिसिस एंड कंडेंसेशन का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, अगरचे आप इनसे अच्छी तरह फेमिलियर हैं चूँकि ये केमिस्ट्री से भी ताल्लुक़ रखते हैं कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ हम वाटर की इम्पोर्टेंस का टॉपिक भी आज के इस लेक्चर में शामिल करेंगे। उसका कुछ पोर्शन आज कवर करेंगे और कुछ पोर्शन हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए देखिए, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या जिनको सिंपली बायोमॉलिक्यूल्स कहा जा सकता है, ये क्या होते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल टर्म इज यूज्ड फॉर द केमिकल कंपाउंड्स that are found in the bodies of living beings. Living bodies are composed of several chemical compounds and all those chemical compounds are actually called as biological molecules, या इनको आप प्यार से biomolecules कह सकते हैं। हमारी बॉडीज के अंदर मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो सभी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। ठीक है, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स
इनको आप दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कंपोजिशन की बुनियाद पर भी क्लासिफाई होते हैं और मॉलिक्यूलर वेट या स्ट्रक्चर की बुनियाद पर भी क्लासिफाई होते हैं। जहां तक कंपोजिशन का ताल्लुक है तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दो किस्म के होंगे, एक को कहा जाएगा ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स और दूसरे इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल इज बेस्ड अपॉन कंपोजिशन। एज यू नो दैट organic biomolecules are those that contain carbon and hydrogen together। इसके अंदर आप कार्बन भी देखते हैं और हाइड्रोजन भी देखते हैं। if these two elements are found together in a molecule, that molecule is called organic molecule। organic molecules की examples क्या होंगी, जैसे carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acid। these are four major groups of organic biomolecules। दूसरी तरफ जो इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हैं, इनकी तारीफ कुछ यूं हो सकती है कि दे नेवर कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर। इनमें कार्बन होगा तो हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन होगा तो कार्बन नहीं होगा, और सम टाइम ये दोनों एलिमेंट्स एब्सेंट होते हैं। कोई थर्ड टाइप के कोई एलिमेंट्स पर मुश्तमिल ये कंपाउंड्स होंगे। सो सच कंपाउंड्स विल बी कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक। तो इस तरह के इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर वाटर एक इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड एक इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है। इसी तरह से आप देखिए ऑक्सीजन है, या ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इस तरह के ये साल्ट्स वगैरह, ये भी सारे इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स कंसिडर किए जाएंगे। इवन अमोनिया ये भी इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल में शुमार किया जाता है। तो बेस्ड अपॉन कंपोजिशन ये क्लासिफिकेशन आपने याद रखनी है। और दूसरा, यहाँ पर आपसे एमसीक्यूज में मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स से ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल और विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनऑर्गेनिक। तो हम इस पूरे चैप्टर में अभी जितने भी मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे और उनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे, तो इस चैप्टर के आखिर तक आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि आप इन मॉलिक्यूल्स को इजीली कैटेगराइज कर सकें कि ये ऑर्गेनिक इन नेचर है या इनऑर्गेनिक इन नेचर है। अच्छा, अब आप देखिए कि दूसरी जो क्लासिफिकेशन है बायोमॉलिक्यूल्स की, विच इज़ बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एंड स्ट्रक्चर, कि मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल का वेट कैसा है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस बुनियाद के ऊपर भी मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन की जाती है। और दो कैटेगरीज में बायोमॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया जाता है। वन ऑफ देम आर माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड अदर आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स बेसिकली ये लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट कोई वैल्यू नहीं है कि भाई इतने से कम मॉलिक्यूलर वेट हो तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल होगा, इतने से ज़्यादा हो तो मैक्रो मॉलिक्यूल होगा। इस तरह से कोई क्लियर कट बाउंड्री लाइन नहीं है, ठीक है। लेकिन इनकी दूसरी पहचान ये है कि दीज माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली सिंगल यूनिट कंपाउंड्स। दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल यूनिट, और इन अदर वर्ड्स दे आर कॉल्ड एज मोनोमेरिक मॉलिक्यूल्स। मोनोमेरिक विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल यूनिट। मसलन देखिए ग्लूकोज एक सिंगल यूनिट कंपाउंड है, हालांकि मॉलिक्यूलर वेट इसका 180 है, 100 से ज़्यादा है। तो ऐसे कोई हम यूँ बाउंड्री नहीं बना सकते कि भाई लेस देन 100 मॉलिक्यूलर वेट वाला माइक्रो मॉलिक्यूल होगा, उससे ज़्यादा वाला मैक्रो, ऐसे नहीं है। अमाइनो एसिड्स, इनका मॉलिक्यूलर वेट वेरी करता है, बट ऑल अमाइनो एसिड्स आर मोनोमेरिक इन नेचर, यानी सिंगल यूनिट कंपाउंड्स हैं। दे कंबाइन टुगेदर टू मेक मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बट itself they are single unit molecules. Similarly, nucleotides are the micromolecules. On the other hand, macromolecules have high molecular weight. High molecular weight होगा, usually इनका molecular weight thousands में होता है। And दूसरी इनकी पहचान क्या होती है कि they consist of several repeating units, यानी they are actually polymeric in nature. They are polymeric in nature. ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स, जैसे मैंने कहा ना कि ये सिंगल यूनिट में मुश्तमिल है, तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स इस तरह के सेवरल सिंगल यूनिट से कंबाइन होकर फॉर्म होते हैं और यूं ये एक चेन लाइक मॉलिक्यूल के तौर पर एक्ट करते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स क्या होंगी, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, ये तीनों मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं ऑफ द ग्लूकोज।
इनका माइक्रोमोलिक्यूल ग्लूकोज था, और जब ग्लूकोज आपस में कंबाइन होते हैं तो स्टार्च या ग्लाइकोजन या सेलुलोज फॉर्म होगा। सिमिलरली द प्रोटीन इज द मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ द अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स लिंक टुगेदर टू मेक प्रोटीन, एंड द डीएनए एंड आरएनए आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सो यहां पर भी आपसे सवालात बन सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ द स्टार्च, या व्हेन ग्लूकोज कंबाइन टुगेदर टू मेक अ मैक्रोमोलिक्यूल नोन एज। ऐसे करके एमसीक्यूज यहाँ से अराइज हो सकते हैं, और ये मैं समझता हूँ बड़े आसान होंगे अगर आप इनको याद रख लें तो। जी, तो अब हम देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं इनकी कंपोजिशन किस तरह से, इनका प्रोपोर्शन किस तरह से प्रोटोप्लाज्म में। तो इसमें हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं बैक्टीरियल और मेमेलियन सेल की। बैक्टीरियल सेल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोकैरियोट, ये प्रोकैरियोटिक सेल की रिप्रेजेंटेशन है, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। और जबकि मेमेलियन सेल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ये इस वक्त एक यूकैरियोटिक सेल की रिप्रेजेंटेशन है। और आप ये बायोमोलिक्यूल्स की तफसील देख रहे हैं, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, ये कुछ एंजाइम, हार्मोन, मेटाबोलाइट्स और फिर इनऑर्गेनिक साल्ट्स, और इनके प्रोपोर्शंस आपके सामने यहाँ पे गिवन है बैक्टीरियल और मेमेलियन सेल के अंदर। ये प्रोपोर्शंस आपको याद करने, इनके ऊपर अक्सर एमसीक्यूज बनते होते हैं एमडी कैट के अंदर। स्पेशली यहाँ पर अगर गौर करें तो जो मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल आपसे पूछा जाए कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो मोस्ट अबंडेंट है लिविंग बॉडीज के अंदर, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कह सकते हैं वाटर। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल। 70% ऑफ अवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर, सो दिस इज एक्चुअली मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल। इसको मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल का डेजिग्नेशन हासिल है, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल। और अगर आपसे कहा जाए विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल, तो फिर प्रोटीन को आपने पिक करना है। प्रोटीन ये क्या है? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। और अगर आपसे पूछा जाता है मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल, अगेन आंसर क्या होना चाहिए आपका? वाटर, क्योंकि वाटर एक इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है, ठीक है। तो ये मोस्ट अबंडेंट भी है। कार्बोहाइड्रेट्स ये बहुत कम क्वांटिटी में, लिपिड्स बहुत कम क्वांटिटी में, डीएनए, आरएनए इनका प्रोपोर्शन कंपैरेटिवली बहुत कम है। और इसके मुकाबले में सबसे अगर देखा जाए तो सबसे कम कौन सा ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल हमारे बॉडी में मौजूद है, तो वो डीएनए। डीएनए की क्वांटिटी हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही कम होती है, बट डीएनए हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। और पीएमसी वालों ने डीएनए को उड़ा दिया अपने सिलेबस से कि डीएनए ना पढ़ना, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक साल्ट्स, इनका भी प्रोपोर्शन आपके सामने। यहाँ पर देखो इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं कि डायरेक्टली आपसे ये प्रोपोर्शन पूछे जाए बैक्टीरियल और मेमेलियन सेल में, या फिर ये क्वेश्चन यूं भी पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए कि इफ द बॉडी वेट ऑफ अ पर्सन इज 100 किलोग्राम, व्हाट अमाउंट ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर, तो वाटर कितने किलोग्राम होगा? ऑब्वियसली 70 किलोग्राम होगा। 70% है ना, तो 70 किलोग्राम। 150 केजी वेट होगा तो कैसे निकालेंगे? तो 100 वाला 150 का 70% निकाल लो। देखो 150 का 70% कैसे निकलता है? 150 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 70, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि उसका 70% क्या है। बेशक 200 किलो वजन ही क्यों ना हो, तो आप उसका भी 70% निकाल सकते हैं। बस ये 70% आपने याद रखना है। और नीचे ऑप्शंस में देख लेना है कि यूनिट्स क्या दिए हुए हैं, परसेंटेजेस गिवन है या एक्चुअल कोई दूसरा यूनिट गिवन है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली पिक करना है आंसर। सही है, गलती ना हो यहाँ पे। इस तरह के जो ज़्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ पर कोई ना कोई एग्जामिनर बीच में ऐसे ट्रिक रखता है ताकि बच्चा थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो, जो बहुत ज़्यादा उस वक्त स्ट्रेस के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो गलती करेगा और फिर वो अपने मार्क्स लूज़ कर देगा। लेकिन जो बच्चे स्ट्रेस में नहीं आते, अपने नर्व्स पर काबू रखते हैं,
इस तरह की सिचुएशन के अंदर, तो उनके सामने इस तरह के जब सवालात आते हैं वो फ़ौरन उस ट्रिक को पहचान जाते हैं। और ये वही बच्चे होते हैं जिन्होंने ये इस तरह की क्लास अटेंड की होती है। ठीक है, तो आप लकी हैं कि आपको ये चीज़ें पता चल रही हैं। जी अरीबा जावेद, क्या सवाल है बेटे? सर जो आपने अभी 150 वाला बताया, इसे क्वेश्चन रिपीट कर दें। ये मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भाई अगर किसी बंदे का 100 किलोग्राम वज़न है तो उसमें कितने किलोग्राम पानी होगा, तो वो था 70 किलोग्राम। तो ये एक हमारी स्टूडेंट ने पूछा कि भाई अगर 150 किलोग्राम वज़न हो तो फिर कितना किलोग्राम होगा, तो हम 150 का भी 70% निकाल लेंगे। और उसका तरीका क्या है कि 150 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 70 एंड यू विल हैव आंसर। तो कोई बताएगा कि क्या आंसर बनेगा यहाँ पर? 105. वेरी गुड। सो 105 किलोग्राम वाटर विल बी प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ दैट पर्सन। जी अगर इसका मतलब है कि इस बंदे को सुखा दिया जाए, बिल्कुल खुश्क कर दिया जाए, तो इसका वज़न कितना कम हो जाएगा? 105 किलोग्राम कम हो जाएगा। तो ये तो बड़ा थिन स्लिम स्मार्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखो कि वज़न कम करने का ये तरीका कभी भी इख्तियार नहीं करते हैं, ये तो बंदा मर जाएगा। सर जी बेटा। सर ये जो बैक्टीरिया सेल है ना, इसमें आरएनए डीएनए से ज्यादा है 6%, तो ये मतलब क्यों? परसेंटेज है ना उसमें। देखो हमारी चूँकि बॉडी बहुत बड़ी है तो उसमें बॉडी के लिहाज से जो परसेंटेज हमारी बन रही है वो बहुत कम बन रही है, लेकिन उसकी बॉडी बेचारी की बहुत छोटी है, तो वो बॉडी के लिहाज से वो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए था वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी इट डजंट मीन दैट बैक्टीरिया कंटेन मोर डीएनए एज कंपेयर टू द ह्यूमन। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि भाई ह्यूमन ये यूकैरियोट है ना, मैमल है, तो ह्यूमन में 0.25% है और बैक्टीरियल सेल में 1% है। तो क्या मतलब है कि क्या सर, बैक्टीरिया में ह्यूमन सेल से ज़्यादा डीएनए मौजूद है? नो, ह्यूमन सेल के अंदर बैक्टीरिया से ज़्यादा डीएनए, अगर क्वांटिटी देखी जाए सिर्फ, यानी उसको तोल कर देखा जाए, भाई एक ह्यूमन सेल का डीएनए निकालें और एक बैक्टीरियल सेल का, और दोनों का वजन करें तो किस में ज़्यादा है? ह्यूमन में ज़्यादा होगा। लेकिन ये प्रोपोर्शन दिया हुआ है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि टोटल में से कितना है, तो ह्यूमन का जो टोटल है उसमें से 0.25% है और बैक्टीरिया का जो भी टोटल है उसका 1% डीएनए। समझ आई बात? यस सर। जी बेटा, तो ये आपने फिगर्स अच्छी तरह से याद कर लेनी है। उसके बाद आगे बढ़िए, तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है और इसमें बड़ी गलतियां होती हैं, तो देखें आप लोग क्या कहते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ बायोमोलिक्यूल इन ह्यूमन बॉडी? क्या ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं या इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, या बोथ ऑर्गेनिक इन इनऑर्गेनिक, या नाइदर ऑर्गेनिक नॉर इनऑर्गेनिक इन नेचर? तो बोथ होना चाहिए, बोथ ऑर्गेनिक बोथ होते हैं। अगर ये अभी मेरा जो डिस्कशन था ना आपने ना सुना होता ना, यकीनन यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो ऑर्गेनिक की तरफ भागते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। ये अभी तो मैंने आपको समझा दिया ना, क्लासिफिकेशन बता दी, अब तो ये ताज़े ताज़े आप प्रिपेयर हो गए। लेकिन अगर मैं वो स्टार्ट में ही ये क्वेश्चन पूछता आपसे तो यकीन करें ज़्यादातर बच्चों का ध्यान फ़ौरन ऑर्गेनिक की तरफ जाना था कि बायोमोलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक इन नेचर। फिर फ़ौरन जैसे ही उनके सामने एग्जांपल लेकर आते हैं वाटर की, फिर वो रियलाइज़ करते हैं हाँ बिल्कुल दोनों होंगे। ठीक है, तो बहरहाल चलें, ये अच्छी बात है आप लोगों ने ये रियलाइज़ कर लिया कि एक्चुअली बायोमोलिक्यूल्स बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। वेरी गुड, ओके। अच्छा, आप ज़रा इसमें आंसर कीजिए। यहाँ पर भी बड़ी गलती होती है, लेकिन इंशाल्लाह अब आप सही आंसर करेंगे क्योंकि आपने हमारी शागिर्दी इख्तियार कर ली है। व्हाट डू यू नो अबाउट द क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स इन ह्यूमन बॉडी? प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी या प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी देन इनऑर्गेनिक? ये प्रेजेंट सेम क्वांटिटी? बी होना चाहिए। यस, बी इज द राइट आंसर। बी, ठीक है। कैसे? क्योंकि सर 70% तो खाली वाटर है। ठीक है, तो वाटर जो है ये 70%, वाटर का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है ना। जी, तो इस तरह इनऑर्गेनिक से ये कम क्वांटिटी में होंगे। हाँ, क्या दे दो। ये कौन है बीच में? अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
बायोजेनिक एलिमेंट्स या बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं? बायोजेनिक एलिमेंट्स या बायो एलिमेंट्स, दिस टर्म इज यूज फॉर द केमिकल एलिमेंट्स दैट आर फाउंड इन द बॉडीज ऑफ लिविंग बीइंग्स। जैसे बायोमोलिक्यूल्स हमने डिस्कस किए कि लिविंग बॉडीज में पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड्स को बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे बॉडीज के अंदर जो केमिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स या बायोजेनिक एलिमेंट्स। तो ये बायो एलिमेंट्स या बायोजेनिक एलिमेंट्स टोटल जो 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं उनमें से सिर्फ 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं विच आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ये वो बायो एलिमेंट्स हैं जो ह्यूमन बॉडी में मौजूद है। अगर हम बाकी ऑर्गेनिजम्स को भी इसमें शुमार कर लें तो इन बायो एलिमेंट्स की तादाद 16 से कुछ थोड़ी सी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 92 जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स इस दुनिया में पाए जाते हैं ये सभी लिविंग बॉडीज़ में भी मौजूद हैं। ये सभी लिविंग बॉडीज़ में नहीं होते, ठीक है। लिविंग बॉडीज़ में जो पाए जाएंगे उनको कहा जाएगा बायो एलिमेंट्स या बायोजेनिक एलिमेंट्स। असल में ये जो बायोजेनिक एलिमेंट्स हैं इनको अभी हम क्लासिफाई करते हैं, तो इनकी क्लासिफिकेशन इनकी क्वांटिटी की बेसिस के ऊपर की जाती है। बेस्ड अपॉन क्वांटिटी दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। उसमें एक ग्रुप कहलाता है मेजर बायो एलिमेंट्स, मेजर। दूसरे ग्रुप को कहते हैं माइनर बायो एलिमेंट्स और तीसरे ग्रुप को कहा जाता है ट्रेस बायो एलिमेंट्स। असल में ये जो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं, मेजर बायो एलिमेंट्स ये ऐसे बायो एलिमेंट्स होंगे जो कम से कम 1% जरूर मौजूद होंगे। एटलीस्ट 1% ये प्रेजेंट होते हैं। एटलीस्ट इनका प्रोपोर्शन कितना होगा? इनकी क्वांटिटी कम से कम 1% जरूर होगी, उससे कम नहीं होंगी ये। जैसे मिसाल के तौर पर ये 6 बायो एलिमेंट्स मेजर बायो एलिमेंट्स की कैटेगरी में शुमार होते हैं। ऑक्सीजन उसमें सरे फहरिस्त है। 65% ऑफ आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, जबकि कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस जो सबसे कम क्वांटिटी में मौजूद है मेजर बायो एलिमेंट्स में, ये फ़कत 1% मौजूद है। और अब 1% से भी कम जो होगा वो फिर मेजर वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। सही है। तो यहाँ आपने ये प्रोपोर्शंस याद रखने हैं। जैसे अभी मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स के प्रोपोर्शन की तरफ तवज्जो दिलाई थी कि याद करने वाली चीज़ है वो, ये भी इसी तरह से याद करने वाली चीज़ है, इनको अच्छी तरह से रट लें। और यहाँ पर भी उसी तरह के सवालात हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें एक्चुअल परसेंटेज ही पूछी जाए, बल्कि यूँ किलोग्राम्स में भी ये सवालात हो सकते हैं, ग्राम्स में भी ये सवालात हो सकते हैं। और फिर इनमें से ऐसा भी सवाल बनता होता है कि जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट व्हाट % ऑफ द बॉडी, तो उसमें आपने इन तीनों की परसेंटेज को सम अप कर लेना है। या फिर देखें ऑल द 6 मेजर बायो एलिमेंट्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट व्हाट % ऑफ द बॉडी, तो आप देखें ये 6 के 6 आपस में मिलकर ये कितना % बना रहे हैं हमारी बॉडी का? 99%। 99% of our body consists of just 6 major bioelements। और बाकी का जो 1% है बॉडी का वो रिमेनिंग 10 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। फ़कत 1% जो हमारी बॉडी वो 10 एलिमेंट्स पर, और 99% ऑफ आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ जस्ट 6 बायो एलिमेंट्स। ओके, अब ये जो रिमेनिंग 10 उनको 2 फर्दर कैटेगरीज में क्लासीफाई किया हुआ है, एक माइनर और दूसरे ट्रेस। तो इसमें देखिए माइनर किसे कहा जाएगा? माइनर आर दोज दैट आर प्रेजेंट लेस देन, इनकी क्वांटिटी लेस देन 1% होगी है, और जबकि मोर देन 0.01%, मोर देन 0.01%। तो यहाँ पर इस तरह ये क्राइटेरिया बना हुआ है कि लेस देन 1% बट मोर देन 0.01%, ऐसे एलिमेंट्स को माइनर एलिमेंट्स कहा जाएगा। और जिनकी क्वांटिटी इवन लेस देन 0.01% हो तो फिर उनको शुमार किया जाएगा ट्रेस एलिमेंट्स में। तो इनकी तफसील कुछ इस तरह से कि ये जो ट्रेस बायो एलिमेंट्स हैं वो ये 4 है, और जबकि माइनर बायो एलिमेंट्स ये 6 हैं। तो इस तरह 6 मेजर हो गए, 6 माइनर और ये 4 ट्रेस एलिमेंट्स। इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए, इनके प्रोपोर्शंस भी आपको याद होने चाहिए।
अक्सर यहाँ पे सवाल बनता होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेस बायो एलिमेंट या माइनर बायो एलिमेंट या मेजर बायो एलिमेंट। ठीक है, तो इस वजह से आपने इनको याद करना है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर चूंकि बायोमॉलिक्यूल्स का जिक्र हो रहा है, बायोमॉलिक्यूल्स इनके जो रिएक्शंस होते हैं जिनको बायोकेमिकल रिएक्शंस कहा जाता है, दोज बायोकेमिकल रिएक्शंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म को भी थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे। मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस। जी, तो ये बायोकेमिकल रिएक्शंस जिसको कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, आप जानते हैं इनकी दो टाइप्स होती हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में क्या फ़र्क है? कैटाबॉलिज्म बेसिकली ये डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हैं, इनको आमतौर पर डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस कहा जाता है। डिस्ट्रक्टिव, इसमें ब्रेक डाउन होगा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, और इस ब्रेकडाउन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, इस वजह से ये एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस हैं। एनर्जी रिलीजिंग से यहाँ पर ये भी मुराद है कि दीज आर एक्सर्गोनिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनको एक्सर्गोनिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। एक्सर्गोनिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस है। लेकिन एनाबॉलिज्म ऑन द अदर हैंड आर कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, यानी इसमें सिंथेसिस होगी, सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू मेक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, देयरफॉर एनर्जी इज रिलीज। ये एनर्जी स्टोरिंग रिएक्शंस हैं, एनर्जी स्टोरिंग रिएक्शंस, यानी ये एंडरगोनिक रिएक्शंस हैं, इनको एंडरगोनिक भी कहा जाता है, और दे आर आल्सो कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी इन्हें कहते हैं। कैटाबॉलिज्म दरअसल खास किस्म की केमिकल एक्टिविटी शो करते हैं। दैट केमिकल एक्टिविटी इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस इज अ केमिकल reaction, chemical activity that is involved in catabolic reactions, और जबकि condensation on the other hand is a chemical activity which is involved in anabolism। तो हाइड्रोलिसिस कैसे परफॉर्म होगा और कंडेंसेशन कैसे परफॉर्म होगी, इसको हम डिटेल से देखते हैं। बहरहाल आप ये कॉन्सेप्ट्स को इन दोनों के हवाले से याद रखिएगा। देखो, ये जो कंडेंसेशन का हमने जिक्र किया, ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें दो सिंपल मॉलिक्यूल्स सच एज मोनोमर्स, दीज आर मोनोमर्स, एक मोनोमर अपना OH ग्रुप, दूसरा मोनोमर अपना H कंट्रीब्यूट करता है, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से वाटर लिबरेट हो जाएगा, और इस तरह से इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इस बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद अब ये दो मोनोमर्स नहीं रहेंगे, बल्कि ये डायमर बन जाएंगे। तो ये रिएक्शन कहलाता है कंडेंसेशन, विच इज आल्सो नोन एज, इसको एक और नाम से भी याद किया जाता है, दिस इज आल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। दिस इज आल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन। व्हाई इट इज आल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस? इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्यों कहा जाता है? Because during this reaction water molecule is eliminated, therefore it is known as dehydration reaction। water molecule eliminate हो रहा है, इस वजह से ये dehydration reaction है। and why it is called synthesis? Because a bond is formed between the two monomers, therefore it is called synthesis। तो आमतौर पर हम ये सवाल पूछते होते हैं कि when two monomers are condensed together, how many bonds are formed? तो यहाँ पर देखो, असूली तौर पर तो ये दो मोनोमर्स जब कंडेंस होंगे तो इनके दरमियान एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। लेकिन बाज़ औक़ात बच्चे यहाँ पे सवाल कर रहे होते हैं कि सर ये जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप और हाइड्रोजन है ये कंबाइन होंगे तो इधर भी तो बॉन्ड बनेगा। बिल्कुल बनेगा, लेकिन असल में इस तरह के सवालात में जो
बात पूछी जा रही होती है ना, वो असल में ये डायमर के मुतालिक पूछी जा रही होती है। वाटर इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट बट इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट, और सवाल जो पूछा गया है वो डायमर के मुतालिक, जो इसमें जो नंबर ऑफ बॉन्ड है वो एक ही है, तो इस वजह से आंसर हमें 1 पिक करना है, 2 नहीं पिक करना। ठीक है जी बेटे, कोई सवाल पूछना चाह रहे थे? कौन? सर मैं कह रहा था कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि कंडेंसेशन रिएक्शन की डेफिनेशन में कि विद और विदाउट एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर एंड मेथनॉल, तो सर विदाउट की भी उन्होंने एक शर्त दी हुई थी, तो ये मैं पूछ रहा था कि फिर तो जरूरी नहीं कि कुछ केसेस में मे बी वाटर हो ही हो। इस तरह से एलिमिनेट ना हो, क्योंकि वो वाटर दोबारा यूटिलाइज हो जाता है। मिसाल के तौर पर अभी हम आगे देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स की जब कंडेंसेशन होती है तो वो एक स्पेशल कंडेंसेशन है, उसमें जो वाटर लिबरेट होगा वो दोबारा यूटिलाइज भी हो जाएगा। वो आगे हम जब वो न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर आपको बताएंगे। तो मे भी इस वजह से ये कहा जाता हो। बहरहाल ज़्यादा बेहतर इसके ऊपर जो रोशनी है, केमिस्ट्री वाले लोग ज़्यादा अच्छी राय दे सकते हैं, मेरी केमिस्ट्री थोड़ी सी कमज़ोर है। बहरहाल जनरली अगर हम यहाँ पर बात करें तो कंडेंसेशन ये ऐसे रिएक्शन हैं, जैसे बायोलॉजी में अगर आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है तो कंडेंसेशन ऐसा रिएक्शन है जो वाटर लिबरेट करेगा, इसी वजह से इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन कहा जाता है। जी कोई और इसमें कोई इनपुट देना चाह रहा था? ऑलराइट सर, ओके सर। किसी और की आवाज़ आई थी मुझे। चलें, बहरहाल ये कंडेंसेशन रिएक्शन, इसको हमने डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा, और मैंने ये आपको इसकी रीजनिंग भी दी है कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन इसको नाम इसी वजह से दिया जा रहा है कि वाटर एलिमिनेट हो रहा है, वाटर यहाँ से रिमूव हो रहा है, और सिंथेसिस नाम इसको इस वजह से दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। एंड डू यू नो द ग्रुप ऑफ एंजाइम्स विच कैटलाइज सच टाइप ऑफ रिएक्शंस, कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शंस? दोज एंजाइम, हाइड्रोलाइसिस। जी क्या कहते हैं उनको? हाइड्रोलाइसिस ना, उनको कहते हैं सिंथेटेजेस। उन्हें क्या कहते हैं? सिंथेटेजेस। सिंथेटेजेस, या उस क्लास का नाम है लाइगेजेस। सिंथेटेजेस या फिर उनको लाइगेजेस कहा जाता है। तो सिंथेटेजेस या लाइगेजेस is the class of enzymes which catalyze such reactions. Okay, तो ये जो आपने ऑब्जर्व किया कंडेंसेशन, इसका रिवर्स बेसिकली हाइड्रोलिसिस है। यानी अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सच एज डायमर, उसके अंदर अगर आप वाटर ऐड करें तो वाटर के एडिशन से उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वाटर का H उसके एक मोनोमर को मिल जाएगा और वाटर का OH उसके दूसरे मोनोमर को मिल जाएगा, और इस तरह से आप देखें कि दो मोनोमर्स लिबरेट हो जाएंगे। दिस रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जिसका लिटरल मीनिंग तो है कि ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है, बट इनफैक्ट इसको हम डिफाइन जब करते हैं हाइड्रोलिसिस को, तो वो डेफिनेशन कुछ यूं होती है कि ब्रेक डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बाय द एडिशन ऑफ वाटर। लिहाजा अगर आपसे किसी सवाल में यूं पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, एक हो कि ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा हो कि ब्रेक डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, या बोथ ऑफ देम या नन ऑफ देम, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जब पूछा जाए तो आपने दूसरे वाले आइडिया को पिक करना है कि ब्रेक डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बाय द एडिशन ऑफ वाटर। दिस इज एक्चुअली द हाइड्रोलिसिस, नॉट द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। ये लिटरल मीनिंग जरूर है। जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड हाइड्रोलिसिस, तो उसका मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। समझ आ गई बात भाई? तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। सर जी बेटा, ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब इसका जो असल मीनिंग बनता है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मींस, मैंने कहा सर जो मतलब, मैंने कहा कि सर जो मतलब लेना चाहिए वो यही है ना कि ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वो तो मतलब कुछ भी निकाला जा सकता है ना। मैं कह रहा हूँ लिटरल मीनिंग जो वर्ड का मतलब है, वो वर्ड का मतलब है ब्रेक डाउन ओवर हाइड्रोलिसिस, वाटर का ब्रेक डाउन। समझ आई बात? लेकिन उससे अब मतलब लिया क्या जा रहा है वो तो डिफरेंट सिचुएशन में हम डिफरेंट मीनिंग ले सकते हैं ना। जैसे आप कह रहे हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, या फिर हम कह रहे हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बाय द एडिशन ऑफ वाटर, तो वो मतलब तो कुछ भी फिर आगे निकाले जा सकते हैं। तो मैं यही बात आपको क्लियर कर रहा हूँ कि देखो इसका लिटरल मीनिंग पूछा है वो तो है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, बट इसका जो कंसेप्चुअल मीनिंग है, इसका जो
टर्म मीनिंग है, टर्मिनोलॉजी का मीनिंग है वो क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बाय द एडिशन ऑफ वाटर। तो इस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के नतीजे में ये मोनोमर्स फॉर्म होंगे, और द क्लास ऑफ एंजाइम विच कैटलाइज सच रिएक्शंस आर नोन एज, उनको क्या कहते हैं भाई, दोज आर नोन एज हाइड्रोलेजेस। उनको क्या कहते हैं, हाइड्रोलेजेस, या इनको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी कहा जाता है, ठीक है, जैसे वो लाइसोसोम के अंदर थे। अच्छा, तो बिल्कुल इसी तरह से अगर ये सेवरल मोनोमर्स रिएक्ट करते चले जाएं इन द सेम वे, देन अ चेन लाइक मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म्ड। ये भी कंडेंसेशन है, बट दिस रिपीटेड कंडेंसेशन इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? दिस इज इन फैक्ट रिपीटेड, ये क्या है, ये एक किस्म की रिपीटेड कंडेंसेशन है, रिपीटेड कंडेंसेशन, बार बार कंडेंसेशन होती चली जाएगी और इस तरह से मोनोमर्स आपस में लिंक होते चले जाएंगे एंड अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म। दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। सही है। तो पॉलीमराइजेशन के दौरान जितने मोनोमर्स पार्टिसिपेट करेंगे, फॉर एग्जांपल काउंट करें 1 2 3 4 5 एंड 6 मोनोमर्स आर कंबाइंड टुगेदर। तो जितने मोनोमर्स कंबाइन करेंगे तो उतने मोनोमर्स पर मुश्तमिल एक पॉलीमर फॉर्म होगा। यानी ये 6 मोनोमर्स पर मुश्तमिल पॉलीमर है तो इसे कहा जाएगा हेक्सामर। इसे क्या कहा जाएगा? हेक्सामर। लेकिन ये जितने मोनोमर्स यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कंडेंसेशन के अंदर, इस पॉलीमराइजेशन के अंदर, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उनसे एक कम होगा। मिसाल के तौर पर अगर 6 मोनोमर्स यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से एलिमिनेट होंगे वो कितने होंगे? 5 सर 6 नॉट 6 बेटा 5 H2O विल बी लिबरेटेड। यही बात समझा रहा हूं कि एमसीक्यूज में यहां पे जो भी टोटल नंबर होगा मोनोमर्स का उससे हाँ जी, उससे एक कम याद रखना है। मैं कहता हूं भाई 10 मोनोमर्स लिंक हो रहे हैं पॉलीमराइजेशन में, तो बताओ इस पॉलीमराइजेशन में कितने वाटर मॉलिक्यूल यील्ड होंगे? तो आप कहेंगे 9। तो जितने आपको 9 हाँ जी, जितने आपको मोनोमर्स बताए गए हैं उससे एक कम ये वाटर मॉलिक्यूल्स लिबरेट हो रहे होंगे। ओके। और इसी तरह से ये जो बॉन्ड की अभी हमने बात की थी ना कि भाई 2 मोनोमर्स कंबाइन हुए हैं तो बताओ कितने बॉन्ड्स बने? तो वो एक बॉन्ड बना था। वो आप वाटर को इग्नोर कर दें, वाटर के अंदर जो बॉन्ड बन रहा है वो नहीं बात पूछी जा रही, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन में ना पड़िएगा। तो एक बॉन्ड बना। इसी तरह से अब आपसे कहा जाए कि भाई व्हेन 6 मोनोमर्स आर कंडेंस्ड टुगेदर इन अ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, हाउ मेनी बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड बिटवीन देम? तो इनके दरमियान कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं? 5 बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड भी उतने ही होंगे जितने वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो रहे हैं। समझ आ गई बात भाई? तो उतने ही बॉन्ड्स बनेंगे। यहां पर यह सवाल यूं भी पूछा जा सकता है कि the number of bonds formed in a polymerization and the number of water molecules which are eliminated has which of the following ratio? रेशो क्या है इनके दरमियान? तो 1:1। तो ये हर एंगल से आप सोचिए इस चीज को। ये सारी स्टेटमेंट यू बुक के अंदर लिखी हुई नहीं मिलेंगी, बट यू कैन इंटरप्रेट। अच्छा, अब ये तो आपने कंडेंसेशन देखी, रिपीटेड कंडेंसेशन, और इसी तरह से रिपीटेड हाइड्रोलिसिस जो होगी, रिपीटेड हाइड्रोलिसिस, उसके नतीजे में ये पॉलीमर ब्रोकन डाउन हो जाएगा। तो जब ये रिपीटेड हाइड्रोलिसिस होता है ना, इसको कहते हैं डाइजेशन। इसे क्या कह रहे होते हैं? डाइजेशन। अगरचे डाइजेशन ये भी है, लेकिन ये इसके लिए भी टर्म डाइजेशन आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं भाई कि इन ऑर्डर टू कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ अ पेंटामर, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड? सर 4। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह से ये सवालत यहां से बनेंगे। तो अब मेरे ख्याल में आप काफी पक्के हो गए, तो जरा इसका आंसर दीजिए ना। When 5 monomers are condensed together, which of the following will be produced? 5 monomer molecules produce होंगे, या 2 dimer and 1 monomer molecule, या 1 trimer and 1 dimer molecule, 1 pentamer molecule, या none of them? सर 1 pentamer molecule। तो 1 pentamer, sir, D. Very good. Delta. Yes, delta is the right answer. Well done.
जी, अब इस सवाल का जवाब दें। व्हेन 5 मोनोमर्स आर कंडेंस्ड टुगेदर हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी प्रोड्यूस्ड? 4 4 सर 40 गुड। जी, तो अब आप देखें सारे कि आंसर डेल्टा क्यों होते हैं? नहीं, चेंज भी हो सकता है ये। आपके पास जब सवाल आएंगे ना तो ये ऑप्शन शफल हो जाएंगे। दो बच्चे आप साथ साथ बैठ के आंसर दे रहे होंगे तो वो आंसर मैच नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। किसी के पास वो डेल्टा में होगा तो किसी के पास अल्फा में होगा, तो केयरफुल रहिएगा आप, ठीक है। इफ अ पॉलीमर इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द एडिशन ऑफ 5 वाटर मॉलिक्यूल हाउ मेनी फ्रेगमेंट्स विल बी प्रोड्यूस्ड? एक पॉलीमर है सर सर ये 5 लगे 6 तो होंगे, मतलब 6 होंगे ना सर? 5 वाटर जी, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल अगर ऐड होते हैं तो 5 जगहों से क्लीवेज होगी, ठीक है। ये इस तरह से एक लॉन्ग मॉलिक्यूल है और इस लॉन्ग मॉलिक्यूल में 5 पॉइंट्स पर ये क्लीवेज हो रही है क्योंकि 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर एडेड। सो इन दिस वे फ्रेगमेंट्स की तादाद कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 एंड 6 fragments will be produced, and 6 is not given in the options, therefore you will go to none of them. none of them. Good. जी, तो अब आइए हम आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की तरफ। वाटर जो कि एक इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है, दिस इज एन इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल, और इस इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल का प्रोपोर्शन अभी आपने देखा था 70% के करीब ये हमारे बॉडी में मौजूद है। तो ये इतनी ज़्यादा जो ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट है, डेफिनेटली इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सर्टेन प्रॉपर्टीज सच एज हाई पोलैरिटी विच इज आल्सो नॉन सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कोहीजन एंड एडहीजन है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी है इसकी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन प्रॉपर्टी है, लोअर डेंसिटी ऑफ आइस, ionization property and the protection. On the basis of these properties of water we will identify the role of water in living beings. तो वो जो role of water होगा living beings में वही दरअसल इसकी importance होगी, ठीक है। तो हमने हर एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हुए अपना फोकस कायम रखना है कि उस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर वाटर का दरअसल रोल है क्या लिविंग बींग्स में। तो हमने उस रोल को आइडेंटिफाई करना है। आपसे यहाँ पर जो सवाल बनेंगे उसमें ये रोल के सवालात अक्सर बनते होते हैं कि बेस्ड अपॉन हाई पोलैरिटी व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर, इस तरह के सवालात यहाँ से बनेंगे। सो आइए देखते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को, लेकिन इससे पहले हम ज़रा प्रोपोर्शन की बात करेंगे। लिविंग बीइंग्स में वाटर का प्रोपोर्शन कितना होता है? तो दरअसल अगर हम मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर किसी सेल के अंदर ऑब्जर्व करें तो वो हमारे ये बोन सेल्स हैं। दीज आर एक्चुअली द बोन सेल्स। बोन सेल्स ये ऐसी एग्जाम्पल्स हैं विच कंटेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, एंड सिमिलरली इन केस ऑफ प्लांट्स जो सीड के सेल्स होते हैं दे कंटेन लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर एंड दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 20%। लेकिन अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर किसी सेल के अंदर अगर देखना हो तो ब्रेन सेल की आप एग्जांपल ले सकते हैं। ब्रेन सेल्स के अंदर 85 to 90% वाटर मौजूद होता है। लेकिन ऑन एवरेज अगर हम पूरी बॉडी में देखें कि ओवरऑल बॉडी वेट के लिहाज से वाटर की परसेंटेज क्या है, तो इस तरह से ओवरऑल जो हमारी बॉडी में वाटर की परसेंटेज बनती है वो 70% है। वही बात कि जैसे किसी शख्स का अगर वज़न 100 किलोग्राम है तो 70 किलो वाटर होगा, अगर उसका वज़न 50 किलोग्राम है तो 50 का आप 70% निकालें, दैट इज 35, इस तरह से। अच्छा, तो आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि इफ़ द बॉडी वेट ऑफ हेल्दी पर्सन, ये यहाँ पर वाई लगा लें, हेल्दी पर्सन इज 60 kg अप्रॉक्सीमेटली। आप कहेंगे भाई ये 60 kg वाला हेल्दी कैसे हो गया, ये तो बड़ा कमज़ोर सा होगा। लेकिन 60 kg वाले भी हेल्दी होते हैं, ठीक है। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर इन हिज बॉडी, उसकी बॉडी के अंदर वाटर कितना मौजूद है। तो यहाँ पर आप देखिए आंसर आपको किलोग्राम्स में मिल रहे हैं और आपको आंसर किलोग्राम में निकालना, परसेंटेज नहीं है गिवन। वैसे यहाँ पर क्या ही मज़ा होता है कि 70 kg भी यहाँ पे गिवन होता है तो फौरन बच्चे जो है ना वो 70% उनके दिमाग में घूम रहा होता है ना, तो वो 70 वाले आंसर को पिक कर लेते हैं, ठीक है।
लेकिन आपने अभी सर 60% 60 के 70% निकालना है। जी अभी तो आप समझ रहे हैं ना बच्चे, ये जब इम्तिहान में बैठेंगे तो पता चलेगा। ठीक है जी, तो ये देखो ये 60 kg, तो 60 kg का 70% कैसे निकालेंगे? इसको डिवाइड कर दें 100 के साथ और फिर मल्टीप्लाई करें 70 के साथ। 70 के ऐसी साथ सूरत में आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा सर 42। ठीक है भाई, तो 42 kg वाटर विल बी प्रेजेंट इन हिज बॉडी, सो 42 इज द राइट आंसर। ओके जी, तो ये जरा इस सवाल का जवाब दें ना, ये थोड़ा सा और ट्रिकी है जरा सा। अ स्टूडेंट plucked some fresh leaves from a plant and weighs them on analytical balance. The fresh weight of those leaves was 60 grams. आप जानते हैं फ्रेश वेट क्या होता है? फ्रेश वेट ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब सैंपल लिया जाता है ना, तो सैंपल लेते ही फौरन जो उसका वेट किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड फ्रेश वेट। अच्छा, तो उसके बाद फिर 60 ग्राम है। आफ्टर वेइंग ही पुट देम in oven at 65 degrees centigrade for 24 hours to remove all the water contents. What will be the approximate dry weight of those leaves after 24 hours? अब ये dry weight किसे कहेंगे? Dry weight का मतलब है कि fresh weight minus water is equal to dry weight. वो जो fresh weight था, तो वो fresh weight उस में से अगर वाटर जितना भी था वो अगर माइनस कर दिया जाए तो रिमेनिंग विल बी कॉल्ड एज। Sir, I think so 42 grams. तो आपने कहा 42 ग्राम्स होना चाहिए इसका, उसमें भी Right, पहले था, होता है ना। पहले 60 ग्राम था, अब 42 ग्राम होगा। श्योर? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वाटर, वी आर टॉकिंग अबाउट द सर वेट। मुझे तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया सर। शाबाश है बेटा, देखो हमने लीव्स तोड़े किसी पौधे के और उनको वेट किया, तो वेट हमें मिला 60 ग्राम्स। अच्छा, फिर हमने लीव्स को रख दिया ओवन के अंदर ताकि वो ड्राई हो जाए, सारा वाटर रिमूव हो जाए। जब सारा वाटर रिमूव हो गया 24 घंटों के बाद, फिर हमने दोबारा वेट किया, तो अब बताओ अब उसका वेट कितना आएगा? ड्राई वेट सर इसके अंदर से 70% वाटर निकाल देंगे। ये जो वाटर है 70%, उसको हमने निकालना है। फ्रेश वेट माइनस 70%। बिल्कुल सर। तो फ्रेश वेट था इसका, सपोज करो कि 60 42 ग्राम निकाल देंगे, 18 रह जाएगा। जी, 42 जो था ना उसका 70% था, वो निकाल देंगे और बाकी जो बचेगा बिल्कुल वो दरअसल इसका ड्राई वेट होगा। वो कितना होगा? इसका 70% जो वाटर था वो था 42 ग्राम्स, और जब ये रिमूव कर दिया तो अब आंसर आ गया आपके पास 18 ग्राम्स। सो द 18 ग्राम इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? जी बेटा, तो आगे बढ़ते हैं हम। अनदर प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टीज शुरू हो रही हैं यहाँ से। तो प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है हाई पोलैरिटी, इसको सॉल्वेंट प्रॉपर्टी भी कहते हैं। पहले हम जरा इस प्रॉपर्टी को एनालाइज करेंगे और इसकी बुनियाद पर जो वाटर का रोल होगा उसको हम पिक करेंगे। जी, हाई पोलैरिटी से क्या मुराद है? देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल का फार्मूला अगर किसी प्री मेडिकल के बच्चे से पूछा जाए तो ये उसकी बेइज्जती होनी चाहिए कि इतना आसान क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर? H2O। और इस H2O का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से कि ये जो अकलौता ऑक्सीजन है ये इधर सेंटर में मौजूद है, और जबकि इसके साथ ये हाइड्रोजन इस तरह दोनों साइड पर बाजू फैलाए हुए मौजूद हैं। असल में ये हाइड्रोजन्स की जो अरेंजमेंट आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, ये इस तरह से क्यों है? ये यूं सीधी क्यों नहीं है? ये बिल्कुल स्ट्रेट 180 डिग्री के एंगल पर ये हाइड्रोजन्स क्यों अटैच नहीं है? ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पे रहते हैं ना, वो रिपेल करते हैं, इस वजह से हाइड्रोजन थोड़ा सा नीचे आ जाता है। वेरी गुड। असल में देखो, ये इसको हम यहाँ पर बिल्कुल जो आपने एक्सप्लेनेशन दी उस तरह से भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक्चुअली दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें डिफरेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हासिल करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी होती है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस इट हैज कैपेसिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन मोर पावरफुली एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसके अंदर ये जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की ये लेस है। लिहाजा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो जब दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने लगता है
तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा पावरफुली खींच लेता है। और इसी वजह से देखो कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर हो रहे थे, इन ऑर्डर टू मेक द बॉन्ड, दोज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर मोर क्लोज टू द ऑक्सीजन एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। ठीक है, अगर यहां पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो तो ऐसी सूरत में ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बिटवीन देम, उनकी लोकेशन क्या होगी, टुवर्ड्स हाइड्रोजन या टुवर्ड्स ऑक्सीजन। फर्ज कीजिए कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो फिर ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहां पर फॉल करेंगे, इन द सेंटर और टुवर्ड्स ऑक्सीजन और टुवर्ड्स हाइड्रोजन। द आंसर इज इन द सेंटर, मिडल में। ठीक है, अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती तो, लेकिन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है डिफरेंट, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को मोर पावरफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जब इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा करीब आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, इस वजह से इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज चमकने लग जाएगा। और दूसरा ये जो हाइड्रोजन था वो अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा लूज करके, हालांकि वो करीब उसको नजर आ रहा होता है, तो इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस तरह से रिफ्लेक्ट करने लगता है। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी हो रहा है। तो यूं ये जो बॉन्ड यहां पे बनता है ना, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के जरिए जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। सो दिस इज एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड, ये दरअसल कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन ये कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है या नॉन पोलर, दिस इज एक्चुअली पोलर, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। बिल्कुल। अगर यहां पर ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती तो ऐसी सूरत में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेंटर में होते और जो बॉन्ड बनता वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता। लेकिन फिलहाल यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है वो दरअसल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। और इसी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से आप देखिए कि हाइड्रोजन्स के दरमियान ये जो एंगल यहाँ पे सेटअप हो रहा है वो तकरीबन कोई 105 डिग्री का एंगल बन रहा है। और उसी की वजह से वाटर मॉलिक्यूल में ये इस तरह से पोलैरिटी डेवलप हो गई है। वाटर की ये एक साइड नेगेटिव पोल और दूसरी साइड पॉजिटिव पोल के तौर पर एग्जिबिट कर रही है। इन दिस वे वाटर बिकम्स अ बाइपोलर मॉलिक्यूल, ये एक बाइपोलर मॉलिक्यूल इस तरह से स्टैब्लिश हो गया। दूसरी तरफ अगर आप ये कार्बन डाइऑक्साइड में देखें ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ये कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, लिहाजा इन दोनों के दरमियान जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मिडल के अंदर फॉल करते हैं। तो लिहाजा इनके दरमियान जो ये बॉन्ड बन रहा है वो दरअसल नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। और इनके दरमियान जो एंगल इस वजह से स्टैब्लिश हो रहा है वो 180 डिग्री का एंगल है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में तो ऐसा हो रहा है, बट वाटर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सही, तो देखो वाटर की ये जो बाइपोलर नेचर है, बिकॉज ऑफ दिस बाइपोलैरिटी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का रोल क्या होगा। तो इस बाइपोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की वजह से जो भी कोई इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं, ये आयनिक कंपाउंड्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स या आयनिक कंपाउंड्स ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो स्प्लिट अप हो जाते हैं इनटू आयंस। जैसे मिसाल के तौर पर ये सोडियम क्लोराइड को लें, NaCl, तो NaCl व्हेन डिसॉल्व इन वाटर ये स्प्लिट कर जाएगा, इसका सोडियम पार्ट अलग हो जाएगा और इसका क्लोराइड पार्ट अलग हो जाएगा। और इस तरह से ये सोडियम पार्ट इसके नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट करेगा और क्लोराइड पोर्शन हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस तरह से ये क्विकली डिसॉल्व हो जाएगा। ना सिर्फ ये इलेक्ट्रोलाइट और आयनिक कंपाउंड्स बल्कि जितने भी दूसरे पोलर कंपाउंड्स है दे कैन आल्सो डिसॉल्व इन वाटर इजीली। सो वाटर देयरफॉर एक्ट एज बेस्ट सॉल्वेंट, वाटर एक्ट एज एक्वस मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की इसकी हाई पोलैरिटी, इसको सॉल्वेंट प्रॉपर्टी भी इसी वजह से कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट एंड इन दिस सॉल्वेंट डिफरेंट थिंग्स आर डिसॉल्व इजीली एंड दे आर कम इन द स्टेट टू रिएक्ट विथ ईच अदर इजीली। जैसे हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हैं दे आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम एंड एंजाइम यूजुअली वर्क इन एक्वस मीडियम। सो हु प्रोवाइड्स दिस एक्वस मीडियम? Water actually provides this aqueous medium because of this property. ठीक है जी, तो वाटर की यही प्रॉपर्टी वाटर को एक ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर भी इनेबल करती है। वाटर ऑल्सो एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी।
जैसे ब्लड हमारा ये ट्रांसपोर्ट मीडियम है, इसके अंदर जो मैक्सिमम पोर्शन है वो वाटर है दरअसल, 90% ऑफ ब्लड इज वाटर, और इसके अंदर चीजें डिजॉल्व हैं और ब्लड उसको कैरी कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो इनेबल द वाटर टू एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम. ओके, तो ये आपने रोल्स ऑफ वाटर याद रखने बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ हाई पोलैरिटी और सॉल्वेंट प्रॉपर्टी. जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर. हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? होता यह है कि जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल आपको दिखा है, दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल. ये वाटर मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड है और ये वाटर मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड है. तो दो मॉलिक्यूल्स के पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड्स के दरमियान एक इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पाई जाती है. कीप इन माइंड दैट दिस इज इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, दिस इज नॉट इंट्रा मॉलिक्यूलर. इंट्रा का मतलब होता है विद इन मॉलिक्यूल, जबकि इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होगा? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. सो दिस इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन between partial negative end of one molecule and partial positive end of other molecule is known as hydrogen bond. Why this bond is called hydrogen bond? इसको hydrogen bond का नाम क्यों दिया जाता है? तो पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है ना. Very good. The partial positive end always consists of hydrogen atom. जबकि partial negative end ये जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन पर मुश्तमिल हो. पार्शियल नेगेटिव एंड ये कोई और भी हो सकता है. वाटर में अलबत्ता ये ऑक्सीजन ही होगा पार्शियल नेगेटिव एंड, लेकिन वाटर के अलावा दूसरी जगहों पर भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी. नाइट्रोजन होते हैं. ठीक है, तो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम इसी वजह से दिया गया है, बिकॉज द पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम. एंड व्हाई दिस बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉटेड लाइन? इसको इस तरह से डॉटेड लाइन से क्यों शो करते हैं? इसको यूं कंटीन्यूअस लाइन से क्यों नहीं शो करते हैं? देखिए वीक बॉन्ड होता है इस वजह से, क्योंकि ये स्ट्रांग नहीं होता. वेरी गुड, बिकॉज ऑफ इट्स वीकनेस. ये वीक बॉन्ड है, जरा भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो ये बॉन्ड स्प्लिट कर जाएगा. दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉटेड लाइन. अच्छा, यहां पर थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है. अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड. लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड है. और कौन से वाला कोवेलेंट बॉन्ड है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, तो आपने ये केयरफुल रहना है कि विच बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल या विद इन वाटर मॉलिक्यूल. सो यू शुड बी केयरफुल, हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड की तरफ नहीं झुकना. सही है. बहरहाल ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हमने प्रॉपर्टी देखी, आप बता सकते हैं कि इसकी बुनियाद पर वाटर का रोल क्या है हमारी बॉडीज के अंदर. सो द रोल ऑफ वाटर बेस्ड अपॉन दिस प्रॉपर्टी कैन बी स्टेटेड एज इट मेंटेन्स द वाटर इन लिक्विड स्टेट. देखो वाटर 3 डिफरेंट स्टेट्स में पाया जाता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो वाटर के अंदर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, ये इसको लिक्विड स्टेट में मेंटेन करती है. ना सिर्फ ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर को लिक्विड स्टेट में मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि आप देखें कि अगर वाटर के अंदर मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो वाटर विल टर्न इनटू सॉलिड स्टेट. ये जो आइस होती है, दिस इज सॉलिड स्टेट ऑफ द वाटर. इन द फॉर्म ऑफ आइस मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैव बीन डेवलप्ड. और इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लिक्विड की फॉर्म में मॉडरेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर. But if all the hydrogen bonds are lost, then what will happen? The water will turn into gas. Vapors की फॉर्म में ये वाटर टर्न हो जाएगा. सही है भाई. तो ये वाटर का जो वाटर की जो लिक्विड स्टेट है वो दरअसल हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने स्टैब्लिश की थी. और इस लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर की हमारी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है भाई? लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर. सो बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर, वाटर एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम. आप अंदाजा करें कि इन द फॉर्म ऑफ आइस क्या हमारे बॉडी के अंदर ये सर्कुलेट कर सकता था, ये चीजों को यूं कैरी कर सकता था इन द फॉर्म ऑफ आइस? नो. इन टू बिकम ट्रांसपोर्ट मीडियम इट शुड बी अ लिक्विड इन नेचर. तो ये देखो, ये प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगेन वाटर को इनेबल कर रही है टू एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम. ओके, अब इस सवाल का जवाब दीजिए. विच बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद इन द वाटर मॉलिक्यूल? कोवेलेंट बॉन्ड.
पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड विदाउट एनी डाउट, ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि विदिन द वाटर मॉलिक्यूल है जी, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और इसी तरह से विच बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑफ टू वाटर मॉलिक्यूल्स? हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, हाइड्रोजन यस, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। वेल डन। अच्छा जी, तो एक और प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह बाकी प्रॉपर्टीज को कल के लेक्चर में ले जाएंगे। कोहेजन एंड एडहेजन आर टू फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, और इनकी बुनियाद पर क्या रोल, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कोहेजन एंड एडहेजन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इजीली थ्रू दिस डायग्राम। आप देख रहे हैं ये दो बंदे, आपको ये एक जैसे लग रहे हैं या डिफरेंट लग रहे हैं? एक जैसे एक हैं। जैसे है ना। तो अट्रैक्शन बिटवीन टू लाइक थिंग्स इज नोन एज कोहेजन। व्हाट इज कोहेजन? अट्रैक्शन बिटवीन टू लाइक थिंग्स, दो एक जैसी चीजों के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो कोहेजन होती है। यानी दूसरे लफ्जों में अट्रैक्शन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल इज कोहेजन। समझ आ गई बात? तो कोहेजन की वजह से वाटर ये स्टिकिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, स्टिकिंग टू ईच अदर। जबकि दूसरी तरफ आप देखिए इस डायग्राम में इस वक्त ये दो जो लोग हैं ये एक जैसे नजर आ रहे हैं आपको? नो सर। So the attraction between two unlike things is known as adhesion. दो unlike Adhesion. जो चीजें होंगी एक दूसरे से मुख्तलिफ, उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी that is called adhesion. So water is sticking other substances. कोई भी दूसरा सब्सटेंस जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है और वो वाटर के साथ दोस्ती करना चाह रहा है, तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन बनेगी that is called adhesion. So in this way you can easily understand the concept of these two properties. एक और डायग्राम आपको दिखाते हैं और उससे आपको ये बहुत वाज़ेह हो जाएगा। आप देखें these two are the water molecules, और इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है ये है कोहेजन, और इन वाटर मॉलिक्यूल्स ने ये जो दीवार को पकड़ा हुआ है ना, तो वो दीवार के साथ जो इनकी अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड एडहेजन, क्योंकि दीवार और वाटर ये दो अनलाइक चीजें और दो वाटर मॉलिक्यूल ये लाइक थिंग्स हैं। क्लियर होगी बात? सो ये तो थी कोहेजन एंड एडहेजन। दरअसल इन कोहेजन और एडहेजन प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर वाटर का हमारे बॉडीज में क्या रोल कंसिडर किया जाएगा? सो द रोल ऑफ वाटर बेस्ड अपॉन दीज प्रॉपर्टीज इज दैट बोथ ऑफ देम इनेबल द वाटर टू एक्ट एज ट्रांसपोर्ट मीडियम। अगेन ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं ये भी वाटर को ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर एक्ट करने में हेल्प कर रही हैं, क्योंकि देखो ये हमारी वेसल्स के अंदर जो ब्लड बह रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, ये इसी कोहेजन और एडहेजन प्रॉपर्टीज की वजह से कर रहा है। इससे पहले मैंने आपको लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर बताया, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व थी, और फिर उससे पहले आपको जो सॉल्वेंट नेचर पॉइंट आउट की थी वो भी इसकी तरफ उसको एस्टेब्लिश करने में हेल्प कर रही थी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इस तरफ वाटर को एक्ट करने में हेल्प कर रही हैं। सही? तो इस हवाले से अगर ये सवाल पूछा जाए कि विच प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर इनेबल्स इट टू एक्ट एज ट्रांसपोर्ट मीडियम, तो क्या पिक करेंगे आप? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोहेजन, एडहेजन, यानी 1 and 2 ओनली, या 1 and 3, या 2 and 3, या ऑल 1 to 3? सर ऑल 1 to 3 ऑल 1 to 3 होना चाहिए। एग्जैक्टली यही होना चाहिए, मेरा भी यही ख्याल है। यस, गुड। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही ये जो आज का लेक्चर है इसको हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर जो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, रिमेनिंग इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी बेसिस के ऊपर वाटर का क्या रोल बनता है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताएंगे। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.